दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में छठ पूजा के दौरान डूबने से 49 लोगों की जान गई है। बिहार में जहां मरने वालों में 24 बच्चे के अलावा महिलाएं भी शामिल है। पटना के गौरीचक में डूबने से 3 बच्चे की जान गई। सबसे अधिक भागलपुर में 7 लोगों की डूबने से जान गई है। समस्तीपुर में भी 6 लोगों की डूबने से जान गई है। आपको बता दूं कि ये खबर कल की वीडियो में भी दिया गया था, लेकिन कल का आंकड़ा कम था। आज जो रिपोर्ट आई है, आज जो आंकड़ा आई है वो कल से ज्यादा है, इसीलिए आज भी आपको ये न्यूज दिया जा रहा है। तो विस्तार से बात करते हैं कि जानकारी के अनुसार पूजा के दौरान रामगढ़, दुर्गावती और भभुआ में 3 लोगों की जान गई है। बिहार के वैशाली के पातेपुर में 2 और महुआ में 1 की जान गई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल है। सुपौल, मधेपुरा और कटिहार में 2-2 लोगों की जान गई है। पूर्णिया, खगड़िया में 4-4 लोगों की जान गई है। पटना में भी डूबने से 3 लोगों की जान गई है। कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार में छठ के दौरान डूबने से 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई है। ज्यादातर मामले कोसी, गंगा और फिर उसकी सहायक नदियों की घाटों पर हुई है। जब मुंगेर सहित कुछ जगहों पर तो घर का इकलौता चिराग ही बुझ गया है। जब पूर्णिया के कस्बा में एक साथ 3 बच्चों की डूबने से जान गई है। यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो बिहार में इस छठ महापर्व में 49 लोगों की जान गई है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल है। सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में बिजली चोरी की समस्या को खत्म करने के लिए बिजली कंपनियों के द्वारा कई तरह के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल तक बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में बिजली चोरी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। खबर के अनुसार बिजली चोरी की समस्या को खत्म करने के लिए मार्च 2023 तक बिहार के सभी 11 केवी फीडर पर बिजली मीटर लग जाएंगे। साथ ही साथ मोहल्लों में लगे सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर भी मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। आपको बता दो कि बिहार में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिजली कंपनियां अब लोगों के घरों के अलावा ट्रांसफार्मर और फीडर में भी मीटर लगा रही है। इससे बिहार में बिजली चोरी की समस्या को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। RDSS योजना के तहत बिजली कंपनियां फीडर और ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का काम कर रही है। बिहार के 9 जिलों में मीटर लगाने का काम चल रहा है। बहुत जल्द बिहार के 29 जिलों में मीटर लगाने के लिए निविदा जारी की जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि गुजरात के मोरबी में बीते शनिवार को केबल ब्रिज के टूटने के कारण 140 से ज़्यादा लोगों की जान जाने के पर जहां पूरा देश दुखी है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जब ब्रिज हादसे के बाद कांग्रेस गुजरात सरकार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गई है। कटिहार में पूर्व सांसद सह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर गुजरात हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के हमला बोला है। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने राजेंद्र आश्रम पहुंचे, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी इसी गुजरात मॉडल के विकास का दिखावा करती है और इसी कारण वे सत्ता में आई। जिस तरीके से गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश दुनिया में माहौल बनाया गया है, अब उसकी पोल खुल रही है। जब पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और फिर सरकारी नौकरी की मांग किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल के सभी जिलों में कल से धान की खरीद शुरू हो गई है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने धान खरीद को लेकर के उत्तर बिहार के सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जो कल से धान की खरीद हो रही है। इन जिलों के किसान 1 नवंबर से 15 फरवरी तक अपने धान की फसल को बेच सकते हैं। वहीं दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी, जो 15 फरवरी तक चलेगी। दक्षिण बिहार के किसान इस अवधि में अपनी धान की फसल को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। इसको लेकर के किसानों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि एक ग्रेड की धान की कीमत 2060 रुपये प्रति क्विंटल और साधारण धान की कीमत 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया गया है। धान की ये खरीद पैक्स और व्यापार मंडलों के जरिए की जाएगी। विभाग के द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।
दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने केडीबी लाइव से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। शाहनवाज हुसैन ने इस सवाल पर कि विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता रहता है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो उन्होंने कहा कि इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ है। जो धर्म के नाम पर थे वह पाकिस्तान चले गए और जो भारत में रहना चाहते थे वह भारत में रह गए। उन्होंने कहा कि जो भारत में रह गए हैं वह भारत के नागरिक हैं और भारत जिनकी भी जननी है उन सबका विकास और उनकी सुरक्षा करना नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य है, जो वे लगातार कर रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता कोई नहीं है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं आज तक वे मात्र दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ चोगा पहनना और टोपी पहन करके दिखावा करके वोट लेना मुस्लिमों का हितकारी नहीं हो सकता है। इस सवाल पर कि क्या ये कटाक्ष नीतीश कुमार पर है, तो उन्होंने कहा कि मेरा निशाना किसी की तरफ नहीं है। नीतीश जी को मैं क्यों बोलूंगा, वे तो थोड़ी सी सीट पर ही लड़ते हैं। मगर जो कांग्रेस मुसलमानों पर राजनीति करती है उन्होंने दिया क्या मुसलमानों को। तुष्टीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि वे सनातनी है और भगवान में आस्था रखते हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बांका जिले में 1 दर्जन महादलित परिवार ईसाई बन गए हैं। जी हां, बांका जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। 1 दर्जन परिवार हिंदू धर्म छोड़कर के ईसाई बन गए हैं। यह बांका जिले के बटसार पंचायत के 80 गांव में करीब 1 दर्जन महादलित परिवार ने सनातन धर्म छोड़कर के ईसाई धर्म को अपना लिया है। ऐसे लोग प्रत्येक रविवार को देवेंद्र दास के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन करता है। इधर धर्म परिवर्तन की सूचना पर कई लोग सोमवार को वहां पहुंच करके देवेंद्र सहित उनके परिवार वालों से ऐसा नहीं करने पर बल दिया। इसको लेकर के देवेंद्र एवं उसकी पत्नी पुतुल देवी ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने पर उसके पति पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जी हाँ, देवेंद्र दास ने बताया है कि उसके पुत्र बीके दास भागलपुर में ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। वे सबौर निवासी गौतम सुरेश के संपर्क में पिछले 2 सालों से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। जब प्रार्थना सभा कर रहे हैं, उनके भतीजे कुलदीप कुमार ने बताया है कि वे इंटर की पढ़ाई करने के बाद भगवान यीशु की शरण में गया, जिससे उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई। इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर के प्रार्थना के लिए सभी को बुलाया गया जाता है। यह पंचायत के मुखिया रजनीश कुमार ने बताया है कि वे वीडियो को इस घटना की जानकारी देंगे ताकि समाज को धर्म परिवर्तन से बचाया जा सके। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सुविधाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ऐसा कराया जा रहा है। गाँव के कई परिवार सनातन धर्म को छोड़ कर चुके हैं, यह गलत है, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ग्रामीण दबे मुंह कई तरह की बातें कह रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन तक इसको लेकर के कोई भी शिकायत नहीं की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में पकरुआ विवाह का मामला सामने आया है, जहां महापर्व छठ के दौरान एक युवक को पकड़ करके ग्रामीणों ने जबरन शादी करवा दी। दरअसल घर से सभी सदस्य छठ घाट पर अधड़े देने के लिए गए हुए थे। तभी लड़की ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर दोनों को छठ घाट ले जाया गया, जहां लड़की के परिवार वालों की उपस्थिति में दोनों की शादी करवा दी गई। मामला बथनाहा थाना क्षेत्र की पथपाकर गांव का है, जहां से 25 किलोमीटर दूर परिहार प्रखंड में रहने वाला युवक छठ पर्व के दौरान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। लड़की के घर वाले छठ घाट पर गए थे, लेकिन लड़की घर पर अकेली थी। गांव वालों ने देखा कि सब कोई घाट पर गए हैं और लड़की अकेली है। फिर थोड़ी देर में एक लड़का घर के दरवाजे पर पहुंचता है और फिर घर में दाखिल होता है। गांव वाले ये सब देख रहे थे और फिर दोनों को घर से रंगे हाथ पकड़ा और दोनों को लेकर के छठ घाट पर जा पहुंचे, जहां दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी गई। जब लड़के के घर वालों को इसकी सूचना दी गई, जब पूरे इलाके में इस पकरुआ शादी की चर्चा हो रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन की जीत तय है। नीतीश कुमार ने ये बात सोमवार को विभिन्न छठ घाटों का दौरा करने के दौरान कही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि मैं अपने पुराने जगह पर आ गया हूं। बिहार में 2 जगह पर आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के 8 जदयू उम्मीदवार दोनों जगह पर जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि मोकामा में प्रचार में नहीं जाने का मूल कारण नाव दुर्घटना में लगी चोट है। भाजपा के दोनों सीटों पर जीत के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि
कि अरे बोलने दीजिए उनको, मेरे पास भी सभी जगहों से रिपोर्ट आती रहती है, हम दोनों उपचुनाव जीत रहे हैं। गुजरात के मोरबी दुर्घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है। आप ही लोग से जानकारी मिली है कि करीब 150 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी में 132 लोग ही थे। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गांव के बारे में सुना है जहां पर दिन में एक देश में लंच होता है और दूसरे देश में आराम होता है? जी हाँ, ये जानकर के आप भी सोच में पड़े होंगे कि भला ऐसा कौन सा गांव होता है। तो हम आपको भारत के एक ऐसी अनूठी गांव के बारे में बता रहे हैं जहां एक घर दो देशों के बीच की सरहद पर आता है। ये गांव लोंगवा नागालैंड के मोन जिले में है, जो दोनों देशों के सरहद पर आता है। इस गाँव के मुखिया का घर दो हिस्सों में विभाजित है। एक हिस्सा भारत में तो फिर दूसरा म्यांमार में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश मानचित्रकारों द्वारा भारत के अपने शासन के आखिरी दिनों में इस सीमा का निर्माण किया गया था। यह साल 1970 से 1971 के बीच में खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा गांव के प्रधान के घर को विभाजित करती है। मुखिया का परिवार म्यांमार में खाता है और भारत में सोता है। इसी खबर के बीच अब बिहार के आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो गांव कुंवारों का गांव कहा जाता है। जहाँ उस गांव में कुंवारे रहते हैं। जी हाँ, बिहार के कैमूर जिले के अधौरा उपखंड में बरुआ कला गांव को कुंवारों के गांव के बारे में जाना जाता है। इस गांव में आज़ादी के इतने साल भी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव में नहीं करना चाहते थे। 2017 से पहले तक इस गांव में पहुंचने तक के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक था, जब बाद में गांव वालों ने खुद 6 किलोमीटर तक की सड़क बनाई थी। नतीजा ये हुआ कि जिस गांव में बिजली और पानी जैसी सुविधा नहीं था, वहां जब शादी समारोह हुआ तो फिर दुल्हन के स्वागत को जश्न मनाया गया। दोस्तों, बिहार में विषधर सांपों की एंट्री हुई है। ये सांप ऐसा सांप है जो चंद सेकेंड में ही आपके शरीर को गला सकता है, सड़ा सकता है। अच्छा, कुछ सेकेंड में ही शरीर को सड़ा देने वाली सांपों की वजह से बिहार में सनसनी फैल गई है। दरअसल बिहार में पिछले दिनों खतरनाक सांप कई जगहों पर दिखे गए हैं। अलग अलग जगहों पर विषैले सांपों को देख करके लोग दहशत में रहे हैं। जब पिछले कुछ दिनों में लोगों ने बेहद जहरीली सांपों में एक रसेल वाइपर को देखा। इस सांप को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में एक माना जाता है, लेकिन ये बिहार के उन जिलों में पाया जाने लगा है जहाँ कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहाँ ऐसे ही अजगर के मिलने की घटना भी सामने आती है। जी हाँ, बिहार में आजकल रसेल वाइपर सांप के मिलने की घटना आम हो गई है। कई जिलों में इस सांप को अलग अलग जगहों पर लोगों ने देखा है। ये सांप देखने में कुछ ऐसा लगता है जिससे लोग इसे अजगर मान बैठते हैं और इसे छेड़ने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये सांप अजगर नहीं बल्कि दुनिया के चुनिंदा विषैली सांपों में यानी कि जहरीली सांपों में एक माने जाने वाला रसेल वाइपर है, जो एक बार काट ले तो चंद सेकंड में मौत हो जाती है और शरीर को गला दिया जाता है, शरीर को सड़ा दिया जाता है। जब बिहार के भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में हाल ही में रसेल वाइपर सांप पाया गया है। जब खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में लगातार इस सांप को देखा जाने लगा है। परबत्ता में हाल ही में लोगों ने 2 रसेल वाइपर और फिर एक घोर करेट जैसे विषैले सांप को पाया है। ऐसी कई घटनाएं पूर्व में भी होती रही है। यहाँ बोरना गांव में भी 1 से अधिक अजगर भी मिले थे, जबकि अगवानी गंगा घाट पर भी अजगर मिलने से हरकंप मचा था। तो दोस्तों, बात करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से मामले पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग स्वीकार करते हुए केस को 10 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है। जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवलिंग पाए जाने वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यथास्थिति कायम रखने के लिए दिए गए आदेश की अवधि 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कोर्ट को उससे पहले मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को 10 नवंबर यानी कि गुरुवार को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी और फिर अन्य देवताओं की पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाले हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई वाराणसी के सिविल जज की अदालत से वाराणसी के जिला जज की अदालत में हस्तांतरित कर दी गई थी। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद में कई युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। यह वजह कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। यहाँ के कई गांव में जाने के लिए पैन पर पुल नहीं है। यह गांव के लोग तो किसी तरीके से आवागमन करते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से रिश्ते के लिए यहाँ आता है
तो फिर इस इलाके की स्थिति देखकर ये उल्टे पैर लौट जाता है। यहाँ लोग इन गाँव में अपनी बेटी देना मुनासिब नहीं समझते हैं। यही वजह है कि जिले के कोसियावा, सिकडिया और फिर खगड़िया गांव के युवा शादी के इंतजार में कुंवारे बैठे हैं। जहानाबाद में पैन पर पुल नहीं होने के कारण युवाओं की शादी नहीं होने से घर के लोग भी परेशान हैं। जब कोसियावा, सिकडी और खगड़िया गांव के लोग पानी से भरे पैन में चल करके प्रखंड मुख्यालय काका जाने के लिए विवश मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग के यहाँ पुल नहीं होने के कारण युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। जो लोग भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए इस गाँव में पहुँचते हैं और जैसे ही गाँव में जाने के लिए रास्ते पानी लगा देखते हैं तो फिर रिश्ता लेकर के आए लौट चले जाते हैं। गांव वालों की शिकायत है कि जनप्रतिनिधि और फिर पदाधिकारी यहां अब तक एक पुल का निर्माण नहीं करा सके हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो फिर झोला छाप डॉक्टर की सेवा इलाज कराने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव के लोग किसी तरीके से पानी को पार करके मरीज को काको जहानाबाद ले जाते हैं। जहां अगर रात में कोई बीमार हो जाता है तो फिर अस्पताल जाना काफी मुश्किल है। यह हालात साल में लगभग 8 महीने तक रहता है। गांव के लोग जनप्रतिनिधियों और फिर पदाधिकारियों से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे कि अररिया के नेपाल बॉर्डर पर तस्कर और एसएसबी में हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार नेपाल बॉर्डर पर एक गेहूं लदे ट्रक को रोके जाने के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवानों और फिर तस्करों के बीच झड़प हो गई। तस्करों ने एक एसएसबी जवान को बुरी तरीके से घायल कर दिया। बाद में एसएसबी के जवानों ने तस्करों पर लाठीचार्ज किया। एसएसबी ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह घटना नेपाल बॉर्डर के चंदामोहन गाँव की है। पूरा मामला अररिया जिले के फरबिसगंज प्रखंड के चंदामोहन गाँव का है। दोस्तों बात करेंगे कि कल से साल का 11वां महीना शुरू हो गया है। यह नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगाई से राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर के प्राइस यानी कि रेट में बड़ी कटौती की गई है। अब गैस सिलेंडर 115 रुपये सस्ता हो गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में की गई है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्राइस में नहीं की गई है। यहाँ वही घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस की बात करें तो फिर ये अपने पुराने रेट पर ही बना हुआ है। देश भर में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में 6 जुलाई के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में कटौती के बाद से ही चारों महानगरों में गैस में के प्राइस में बदलाव हुआ है। आपको बता दूं कि देश की सरकार तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर और फिर घरेलू गैस सिलेंडर की प्राइस में बदलाव करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके जरिए आम लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके द्वारा होटल, खाने पीने की दुकानों में खाना बनाने के कॉस्ट में कमी आएगी। दोस्तों बात करेंगे कि छठ मनाने बिहार आए कामकाजी लोगों को अब लौटने में मशक्कत करनी पड़ रही है। यह ट्रेनें फुल है और ज़्यादातर फ्लाइट्स का किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है। विमान किराए ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब मंगलवार को पटना से दिल्ली जाने का फ्लाइट किराया 21,000 रुपये पार कर गया। जब सामान्य दिनों में इस रूट पर विमान का टिकट 4,000 रुपये से 45 रुपये के बीच होता है। विमान के जरिए पटना से बेंगलुरु जाने के लिए 23,000 रुपये और मुंबई के लिए 25,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में तेल कंपनियों ने कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। जब पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, छपरा, औरंगाबाद, जहानाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, हल्का सा सस्ता हुआ है, ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है। जब भागलपुर में आज तेल के दाम स्थिर हैं, वहीं मुजफ्फरपुर और गया में पेट्रोल डीजल के रेट में हल्की सी बढ़ोतरी की गई है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल के दाम में 82 पैसे और डीजल में 77 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। जब पूर्णिया में तेल 1 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। इसके अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, भभुआ, छपरा और सीतामढ़ी में भी तेल के दाम स्थिर है। भागलपुर, बेतिया, सुपौल, सीवान, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर, गोपालगंज, बेगूसराय समेत कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि मोकामा उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगने तो नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन सोमवार को उन्होंने मोकामा और गोपालगंज विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वीडियो के माध्यम से अपील की है। उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार में जाना था, पर स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा सके। अपील वाले वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
केंद्र सरकार पर हमलावार होते हुए कहा कि विकास की बात नहीं हो, इसीलिए केंद्र की सरकार अपना प्रचार करती रहती है। इस बात को लेकर के सतर्क रहना है। हम लोगों ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, पर अभी तक वे नहीं मिला है। बिहार सहित अन्य पिछड़ा राज्यों पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि मोकामा के टाल क्षेत्र का आज ऐसा कोई गांव नहीं जो सड़क से नहीं जुड़ गया है। सभी गांव में बिजली पहुंच गई है। मोकामा के टाल क्षेत्र के लिए 1600 करोड़ रुपए की योजना राज्य सरकार अपने बूते क्रियान्वित कर रही है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में छठ महापर्व खत्म होने के बाद अब ठंड में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जी हां, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में अगले 5 दिनों तक उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इसके प्रभाव से राजधानी पटना समेत अन्य हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। कल तक मौसम शुष्क रहेगा, जिससे सुबह और फिर शाम को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। जब पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में 5 दिनों के बाद मौसम में फिर से बदलाव होगा। अगले हफ्ते से तापमान में तेजी से गिरावट आने की आशंका है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। जी हां, बिहार में ठंड का मौसम आने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी गिरने लगी है। राजधानी पटना में कल वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के ऊपर चला गया, जो कि खराब श्रेणी में है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवा में ठंडक आने और फिर धुंध बढ़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में बिहार की हवा की गुणवत्ता और गिर सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार से थम गया है। जब वहीं आखिरी दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों जगहों पर आरजेडी प्रत्याशियों के लिए रैली किए हैं। इस दौरान मौके पर कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मौके पर उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा एवं अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सुबह में मोकामा गए, वहां मकेर और फिर घुसवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे गोपालगंज के लिए रवाना हुए। वहां ओचका गांव में स्थित मेला मैदान में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। दोस्तों खबर पूर्णिया से है, जहां जदयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल जानलेवा हमले के शिकार हुए हैं। घटना के बाद अवधेश मंडल पूरी तरीके से सहम गए। वे तुरंत अकबरपुर ओपी पहुंचे और फिर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। घटना अकबरपुर ओपी के सुरमा गांव की है। अवधेश मंडल ने पुलिस को बताया है कि जब वो एक गांव में पंचायती करने गए थे तो फिर एक युवक ने उनके सामने पिस्तौल भिरा दिया और उनकी हत्या कर देने की धमकी देने लगा। जब अवधेश मंडल ने इसका विरोध किया तो फिर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद पूर्णिया की रुपोली विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को जान से मार देने की धमकी दी गई। आरोपी का नाम शंकर है, जिसने बीमा भारती के पति को पिस्तौल दिखा करके जान से मार देने की धमकी दी है। अवधेश मंडल ने युवक पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए अकबरपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोस्तों बात करेंगे कि मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार नहीं गए। उन्होंने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य को कारण बताया, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अब बीजेपी को उन पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। जी हां, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री शर्मिंदा है कि जिनको उन्होंने और ललन सिंह ने जेल भिजवाया था, उन्हीं की पत्नी के लिए वे कैसे वोट मांगने जा सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज जो मोकामा में उपचुनाव की स्थिति है उसका कारण खुद नीतीश कुमार और ललन सिंह हैं। उन्होंने ही पहले अनंत सिंह को जेल भिजवाया, फिर उनकी सदस्यता खत्म करवाई। ऐसे में अब नीतीश कुमार किस मुंह से उनकी पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए चुनाव प्रचार करने जाते, इसलिए उन्होंने खुद को किनारा कर लिया। विजय सिन्हा ने कहा है कि गोपालगंज में भी यही हाल है। यहाँ राजद ने एक ऐसे व्यक्ति मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है जो कि सबसे बड़ा शराब माफिया है। खुद नीतीश कुमार की पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। नीतीश कुमार के शराबबंदी पर जीरो टॉलरेंस और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की आरजेडी ने धज्जियां उड़ा दी है और मुख्यमंत्री जी मजबूर होकर के सब देखने के लिए मजबूर हैं।
राष्ट्रीय जनता दल नौकरों की पार्टी है। इसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार को छोड़कर के अन्य किसी का एक नौकर से ज्यादा इज्जत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग और फिर लोगों को सम्मान मिलता है। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कही है। जी हाँ, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार एक तरह से राजद पार्टी में कब्जा जमाए हुए हैं। बिहार की जनता ये जानती है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा बिहार में अपने सरकार में केवल अपना विकास करने का कार्य किए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव युवराज हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे तो कोरोना काल में बिहार के गरीबों की सेवा करने के बजाय दिल्ली और लंदन में घूमने गए थे। जब सरकार में जगह मिली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोटो खिंचाने में मुकाबला करते रहे। हर रोज फोटो के माध्यम से ही अपना विकास लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि धरातल पर विकास कहीं नहीं है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब बच्चों का रिजल्ट खराब होने पर माँ बाप या फिर स्कूल के शिक्षक डांट फटकार लगाते थे बच्चों को। अब गंगा उल्टी बहेगी। या स्कूल के बच्चों का अगर रिजल्ट खराब होता है तो फिर क्लास गुरुजी की लगेगी। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन स्कूलों में DOE ग्रेड हासिल करने वाले बच्चे की संख्या ज्यादा होगी वहाँ के शिक्षकों के लिए भी रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम का संचालन होगा। किसी भी स्कूल में सबसे अधिक अगर D और E ग्रेड वाले बच्चे मिलते हैं तो फिर स्कूल की ग्रेडिंग भी यही मानी जाएगी। बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास का निर्देश विभाग की ओर से दिया गया है, जिसके लिए सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मांगी गई है। जब पहले शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी और बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब डायरी मिलेगी। इसका नाम होगा मेरी डायरी। इसमें छुट्टी से लेकर के होमवर्क तक अपडेट होगा। शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों की स्कूल डायरी का निरीक्षण नियमित तौर पर करने के साथ ही अपडेट करते रहें। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल डायरी की व्यवस्था अगले सत्र से लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। बिहार स्तर पर राज्य स्तर पर करीब दर्जन भर शिक्षकों की टीम स्कूल डायरी का कंटेंट और डिजाइन तैयार करने में जुटी हुई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में बड़े बदलाव का खाका तैयार किया है। बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूल डायरी दिया जाएगा। डायरी में ये लिखा रहेगा कि किस दिन किस विषय की पढ़ाई होगी, या किस दिन छुट्टी रहेगी, या फिर किस दिन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शेड्यूल बना है। गर्मी और ठंडी में स्कूल का समय, त्यौहार की छुट्टी, सुरक्षित शनिवार, आपदा और फिर बचाव के उपाय, चेतना सत्र की गतिविधियां, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत डायरी में दर्ज हो रहेगी। डायरी देख करके बच्चे केवल जरूरी किताबें ही लेकर के स्कूल आएंगे। डायरी में स्कूल खुलने और बंद होने का समय भी रहेगा, जिससे अभिभावकों के लिए सहूलियत होगी। डायरी में शिक्षक नियमित तौर पर होमवर्क देंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि महंगाई के मोर्चे पर पस्त होते दिख रहे रिजर्व बैंक के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर के 6.49% हो गई है। यह अगस्त 2022 में 5.85% थी। यह सरकार की तरफ से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाने पीने का सामान महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सितंबर 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 5.85% तथा बीते वर्ष के इसी माह के 4.40% की तुलना में 6.49% रही है। दोस्तों, बात करेंगे कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। व्यवसायी रुपए वसूल करके लौट रहे थे। उसी दौरान चकिया के बेसहा के पास अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लूट के शिकार हुए व्यवसायी की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। वे जय माता दी हैंडलूम दुकान का मालिक है। उसका दुकान चकिया बाजार के सेनानी मार्केट में है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। तकरीबन 22 साल बाद बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सिलेबस बदलने जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों में अब एक ही सिलेबस होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स का नया सिलेबस अगले एकेडमिक ईयर से लागू हो सकता है। बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के आगे के कैरियर को देखते हुए यह निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अब नए सिलेबस नेट, BPSC एवं UPSC की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि कंपनियां प्रोडक्ट तो बेच देती है, लेकिन बाद में अक्सर देखा गया है कि ग्राहक परेशान घूम रहे होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकेगी।
सरकार अब इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इसके लिए एक नया नियम लाने की योजना बना रही है, जिसके बाद बेचे गए प्रोडक्ट को भले ही कंपनियां बनाना बंद कर दे, लेकिन बचे गए प्रोडक्ट की सर्विस कंपनी को देनी होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने होम अप्लायंसेज बनाने वाली 23 कंपनियों को इस मामले में एक पत्र लिखा है। सरकार के इस कदम को उठाने से ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के बाद होने वाली टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार ने न केवल रिपेयरिंग पॉलिसी के बारे में पूछा, बल्कि रिपेयरिंग में आने वाले खर्च के बारे में भी बताने को कहा है। सरकार का यह कदम उठाने के पीछे का मकसद ये है कि कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने के बाद ग्राहकों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो और हमेशा ग्राहकों को सर्विस मिलती रहे। जी हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई कंपनियां प्रोडक्ट बेचने के बाद ग्राहकों को सर्विस देने में दिक्कत करती है। वहीं अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है, अगर कंपनी ने उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया तो फिर उस प्रोडक्ट की रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स भी नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में जल्द ही बिहार पूरे देश में सबसे अधिक उत्पादन इकाई वाला प्रदेश बन जाएगा। उद्योग विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार जल्द ही 8 नई एथेनॉल उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इन 8 कंपनियों के निर्माण का 50% काम पूरा हो गया है। जिन 8 जगहों पर नई एथेनॉल उत्पादन इकाई ने अपना 50% काम पूरा कर लिया है, उनमें आधा दर्जन 2 जिले हैं। नालंदा में 3 नई एथेनॉल उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में भी 3 नई एथेनॉल उत्पादन इकाई जल्द अस्तित्व में आ जाएगी। इनके अलावा एक उत्पादन इकाई बक्सर और बेगूसराय में 50% तक बन करके तैयार हैं। भोजपुर में 2 नई उत्पादन इकाई बन करके तैयार है। वहीं पूर्णिया में एक अत्याधुनिक उत्पादन इकाई ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। एक अन्य यूनिट भी उत्पादन में है। बिहार में पेट्रोलियम कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो परिणाम घोषित किया था, उसके तहत 18.50 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रति साल पेट्रोलियम कंपनियों को करनी थी, जब बाद में ये कोटा 35 करोड़ लीटर का किया गया है। दोस्तों, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र करके देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा है कि कहीं लोजपा के हालात भी वीआईपी पार्टी जैसा ना हो जाए, इसीलिए चिराग पासवान को संभल करके रहने की जरूरत है। बीजेपी वह घुन है जहां घुस करके रहेगी, उसी को अंदर से खोखला कर देगी। एलपीजी के 2 धरों के बांट जाने के बाद भी चिराग पासवान अगर बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं तो उन्हें पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में बीजेपी ने जिस तरीके से चिराग पासवान को सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया और उनका परिवार तोड़ दिया, उसके बाद भी बीजेपी को समर्थन देना कहीं चिराग पासवान को महंगा ना पड़ जाए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एलजेपी को 2 फाड़ किए, चिराग पासवान को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया, इसके बाद उन्हें लोजपा के नाम से नई पार्टी बनानी पड़ी। रामविलास पासवान के निधन के बाद 12 जनपद पर सरकारी बंगला भी खाली करवा लिया। इसके बाद चिराग पासवान को पार्टी पद और बंगले से हाथ धोना पड़ा, फिर भी उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये गलती कर रहा है और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इससे उसको सावधान रहना चाहिए था। दोस्तों, बात करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में जबरदस्त सरकार विरोधी माहौल है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी की केवल हवा है, जमीन पर कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर के कुछ मिनटों का मौन रखा। राहुल गांधी ने गुजरात के मोरबी केवल पुल हादसे को लेकर के मौन श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं सिर्फ हवा में है, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत है और प्रदेश में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि इस चुनाव में उनका उपयोग किस तरीके से किया जाना है। दोस्तों, बात करेंगे कि नीति आयोग ने देश के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग शिक्षा, वित्तीय समावेशन और स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न इंडिकेटर पर की है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देश के 112 आकांक्षी जिलों में पूर्णिया का जहां तीसरा स्थान, वहीं वित्तीय समावेशन और फिर स्किल डेवलपमेंट में बिहार की किसी भी जिले का नाम नहीं है। नीति आयोग चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से आकांक्षी जिलों में बेहतर काम करने वाले जिलों की डेल्टा रैंकिंग अलग अलग पैरामीटर पर जारी करता है। उल्लेखनीय है कि देश भर में 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें बिहार के भी 12 जिले शामिल हैं। हालांकि मई में विभिन्न इंडिकेटर में बेहतर स्कोर और प्रदर्शन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया का दूसरा स्थान था। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग चैंपियन ऑफ चेंज के इंडिकेटर के आधार पर तकरीबन हर महीने जिलों में रैंकिंग जारी करता है, जिसका उद्देश्य सतत विकास की
प्रक्रिया को बरकरार रखना है और जिले को आकांक्षी जिलों के श्रेणी से बाहर निकाल करके विकसित जिले की श्रेणी में पहुंचना है। दोस्तों बात करेंगे कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की भी एंट्री हुई, जहां भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के लिए रोड शो किए। चिराग पासवान ने लोगों से भाजपा के लिए समर्थन की अपील की। चिराग पासवान के रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जहां मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि महागठबंधन में ईमानदारी और नैतिकता नहीं है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मोकामा की जनता से अपना जन्म दिवस गिफ्ट के रूप में भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी की ऐतिहासिक जीत मांगी है। मोकामा में सोनम देवी के लिए रोड शो के बाद मोकामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। आगामी उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है। चिराग पासवान ने नीतीश लालू गठबंधन पर भी हमला बोला है और कहा है कि नए गठबंधन में सब कुछ पुराना है। हमारी बीजेपी से कोई भी सौदेबाजी नहीं हुई है, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है। 2 दिन पहले अमित शाह जी से मुलाकात के दौरान ये तय हुआ है कि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन करें। दोस्तों जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने मधेपुरा के चौकीदार गुरुदेव पासवान के हथियार को गोली मारने वालों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा खुले मंच से की है। पप्पू यादव ने कहा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ न रहने के कारण उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। यही वजह है कि शहीद चौकीदार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पप्पू यादव ने दिवंगत चौकीदार के परिवार वालों से मिलकर के उन्हें ढांढस बढ़ाया। इसके साथ ही उनके पुत्र की शादी का भी पूरा जिम्मा उठाने का भरोसा दिलाया। यह चौकीदार भेलवा गांव का ही था और एक अपराधी को पकड़ने के दौरान उसकी गोली का शिकार हो गया था। दोस्तों बात करेंगे कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किए जाने का ऐलान किए जाने पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बच्चा बताया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर के हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार थोड़ी दलील दे रहे हैं। चिराग लोजपा के नेता है, उनके पास वोट बैंक है। नीतीश कुमार जी आपके पास कौन सा वोट है? यदि हिम्मत है तो फिर आप अकेले चुनाव लड़ करके देखिए, आपके पास तो जमानत बचाने के लिए भी वोट नहीं है। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से कहा है कि नीतीश से ज्यादा पलटी मार कौन हो सकता है। नीतीश कुमार का नाम सुनकर के बिहार के इतिहास में भी लोग शर्मा जाएंगे। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान के पास तो वोट है, आपके पास क्या है? आप अकेले चुनाव लड़ करके देखें, जमानत जब्त हो जाएगी। आप तो पलटी मारने के प्रतीक हैं। बिहार की राजनीति में आपका नाम सुनते ही लोग शर्मा जाएंगे। दरअसल एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए ऐलान किया था और चुनाव प्रचार किया था। इसी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को घेरा और उन पर हमला बोला और कहा है कि चिराग पासवान तो अभी बच्चा है। इसी बात को लेकर के बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।